नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। आज हम 2016 में रिलीज हुई एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेक्सा रिज। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। वर्जीनिया के पहाड़ों में डेसमंड नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। उसका एक भाई भी है जिसका नाम है हेल। उसकी माँ बहुत ही धार्मिक थी जिसका नाम होता है बर्था, और उसके पिता का नाम होता है टॉम जो कि एक फौजी था। टॉम ने पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था और जब से वो वापस आया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। टॉम काफ़ी शराब पीने लगा है और ट्रॉमा के कारण वो काफ़ी एग्रेसिव और वायलेंट भी हो गया है। बर्था अपने बच्चों को बताती है कि टॉम तुमसे नफरत नहीं करता बल्कि वो अपने आप से नफरत करता है। डेसमंड और हेल लगभग समय एक साथ ही रहते हैं। वो एक साथ ही पहाड़ों पर चढ़ते हैं और जब आपस में लड़ते हैं तो टॉम उन्हें लड़ने देता है क्योंकि फिर उसे सिर्फ जीतने वाले को सजा देनी थी। एक दोपहर डेसमंड बचाव करते हुए हेल के सर पर ईंट मार देता है। इससे हेल लगभग मरने को हो जाता है। सौभाग्य से हेल बच जाता है, पर यह डेसमंड के दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाता है। उसकी माँ भी उसे कहती है कि किसी की जान लेने से बड़ा धरती पर कोई पाप नहीं है। 15 साल बाद जब वो चर्च में मदद कर रहा होता है तो उसे सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता दिखता है। वो दौड़कर वहां जाता है और अपने बेल्ट को खोलकर उसकी टांग पर बांधता है। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी सजगता के कारण आज इसकी जान बच गई है। डेसमंड वहां डॉक्टर और नर्सों को लोगों की जान बचाते हुए देखता है। वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था पर उसे सही तरह से शिक्षा नहीं मिली थी। वो वहां नर्स डोरोथी से मिलता है और उसे नर्स पर क्रश आ जाता है और सिर्फ उससे बात करने के लिए वो ब्लड डोनेट करने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वो तैयार होकर वापस हॉस्पिटल जाता है और डोरोथी को डेट के लिए पूछता है। उनकी डेट अच्छी जाती है पर उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता था। डोरोथी उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि उसे किस करने से पहले पूछना चाहिए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और डेसमंड डोरोथी की किताबों से दवाइयों के बारे में पढ़ता है। हेल अपने परिवार को बताता है कि वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने वाला है। वो पहले परिवार को इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि सब उसके फैसले के खिलाफ होंगे। बर्था इसके काफी खिलाफ थी क्योंकि किसी को मारना एक बहुत बड़ा पाप है। हेल को यूनिफॉर्म में देखकर टॉम का ट्रॉमा हावी हो जाता है और वो अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं डेसमंड भी फौज में जाना चाहता था पर मेडिकल डिपार्टमेंट में। वो डोरोथी को यह बताता है और उसे शादी के लिए पूछता है। वो हाँ कर देती है। इसके बाद डेसमंड टॉम से बात करने जाता है। टॉम अपने किसी दोस्त की कब्र पर था जो वॉर में मारा गया था। वो कहता है कि मैं अपने बेटे को नहीं दफन करना चाहता और उसे लगता है कि सिर्फ अपने भरोसे के दम पर वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस दिन डेसमंड फोर्ट जैक्सन के लिए निकलता है डोरोथी उसे एक बाइबल देती है जिसमें उसकी एक फोटो थी। डेसमंड फोर्ट पहुंचता है और वहां मौजूद सभी साथियों से मिलता है। उसे वहां स्पेटी नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे बीन पोल कहता है और एक चाकू से उसके साथ खेलता है। तभी वहां उनका हवलदार होवेल आ जाता है। इससे स्मेटी का चाकू उसके पैरों में गिर जाता है और यहाँ तक कि एक फौजी को तो कपड़े पहनने तक का मौका नहीं मिलता। होवेल काफ़ी स्टीरियोटाइप हवलदार था। वो सबके ऊपर चिल्लाता है और उनकी बेइज्जती करता है जो कि डेसमंड को काफ़ी दिलचस्प लगता है। वो जब बात करता है तो स्मेटी को पैर से चाकू तक नहीं निकालने देता और उस दूसरे फौजी को बिना कपड़े पहने ही ग्राउंड में ले जाता है। ट्रेनिंग के समय डेसमंड आसानी से सारे पड़ाव पूरे कर लेता है क्योंकि उसकी जिंदगी पहाड़ों में गुजरी थी। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब बंदूक चलाने का समय आता है। वो हथियार पकड़ने के लिए मना कर देता है। डेसमंड को कैप्टन ग्लोवर के ऑफिस भेजा जाता है। वो कहता है कि उसे राइफल कंपनी में नहीं भेजा जाना था क्योंकि उसे सिर्फ एक सहयोगी के तौर पर सेना में भर्ती किया गया है और वो सैटरडे को काम नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके लिए आराम और प्रेयर का दिन होता है। कैप्टन को ये बहुत अजीब लगता है। वो जंग के समय डेसमंड जैसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे बेसिक वेपन ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी। वो उसे सेक्शन 8 के लिए भेजता है जो कि साइकियाट्रिक डिस्चार्ज था। इसके बाद होवेल उसका मजाक बनाते हुए सभी फौजियों को कहता है कि ये सहयोगी बनकर सेना में आया है। रात को सोने से पहले स्मेटी उसकी बाइबल लेता है और उसे खुद को मारने के लिए कहता है पर डेसमंड कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगले दिन डेसमंड अपने मानसिक मूल्यांकन के लिए जाता है। डेसमंड डॉक्टर को बताता है कि हाँ वो सबसे अलग है, उसकी सोच अलग है पर वो पागल नहीं है। डॉक्टर अपने नतीजे पर आता है और कहता है कि डेसमंड ठीक है, वो सेक्शन 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करता। इसका मतलब ये था कि अब वो कॉम्बैट मेडिक प्रोवाइडेड के तौर पर लीगली अलाउड था। वो इसके अलावा बाकी ट्रेनिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। कैप्टन अभी भी उसे वहां से भेजना चाहता था, इसलिए वो उसे एक बैरक में रखवाता है जहां उसे टॉयलेट भी साफ करने पड़ रहे थे। उसको एक दिन की छुट्टी मिलती थी, इस कारण एक रात बाकी के फौजी मिलकर उसे मारते हैं। अगले दिन होवेल उसके चेहरे पर निशान देखता है और कहता है कि अपने भले के लिए यहाँ से चले जाओ। वो मना कर देता है और उन सब का नाम बताने के बजाय कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था।
जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो डेसमंड को छोड़कर सबको छुट्टी मिल जाती है। उसे आज्ञा भंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। डोरोथी उसका इंतजार कर रही होती है, पर जब वो नहीं आता तो वो कहती है कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, वरना डेसमंड उससे मिलने जरूर आता। डेसमंड को गुस्सा आता है, पर वो कैप्टन के सामने शांत रहता है। कैप्टन उसे अपनी गलती स्वीकार करने को कहता है ताकि उसे रिहा कर दिया जाए, पर वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। इसके बाद डोरोथी उसके पास आती है और कहती है कि तुम राइफल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। राइफल ट्रेनिंग का मतलब किसी को मारना नहीं होता। डेसमंड अपना माइंड नहीं बदलता, इसलिए डोरोथी बर्था को कॉल करती है और ये सब बताती है। उसी रात उसे सपना आता है जिसमें टॉम उसकी मॉम को मारता है और वो गन छीनकर अपने पिता पर तान देता है। अगले दिन टॉम फोर्ट आ जाता है। उसने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी जिस पर काफ़ी मेडल्स लगे थे। वो अपने फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर से बात करने के लिए कहता है। डेसमंड का कोर्ट मार्शल होने वाला था, पर वो अपनी गलती नहीं मानता। तभी टॉम वहां आता है और जनरल ब्रिगेडियर का लेटर देता है जिसमें लिखा था कि कॉन्शियस ऑब्जेक्टर होने के राइट को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके कारण केस डिसमिस कर दिया जाता है और डेसमंड को एक कॉम्बैट मेडिक की तरह अपनी ट्रेनिंग जारी रखने की इजाज़त दे दी जाती है। डेसमंड और डोरोथी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के पहली बार करीब आते हैं। सन 1945 में डेसमंड की यूनिट 77 को ओकिनावा भेजा जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन्हें ज़मीनी हकीकत का पता चलता है। वहां हज़ारों डेड बॉडी है जिन्हें किसी कचरे की तरह ले जाया जा रहा था। यूनिट 96 के बचे हुए मेंबर ग्लोवर की टीम को ज्वाइन करते हैं। डेसमंड वहां मौजूद 2 मेडिक से मिलता है। यहाँ वो हेक्सारिज के बारे में सुनते हैं जिस पर अमेरिकन आर्मी ने 6 बार चढ़ाई करने की कोशिश की, पर हर बार जापानीज आर्मी ने उन्हें विफल कर दिया। दुश्मन घायलों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, इसलिए डेसमंड एक्स्ट्रा अटेंशन से बचने के लिए अपने हाथ का लाल निशान हटाता है। थोड़े दिन बाद यूनिट हेक्सारिज की ओर जाती है क्योंकि ये अमेरिकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके ऊपर अधिकार होने का मतलब था ओकिनावा पर अधिकार, और ओकिनावा पर कब्जे का मतलब पूरे जापान पर अधिकार। एक तरफ से अमेरिकन नेवी जापानीज आर्मी पर हमला करती है, वहीं दूसरी ओर से यूनिट ऊपर की ओर बढ़ती है। चारों ओर धुएं के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों तरफ से काफी सैनिक मारे जाते हैं। वहीं डेसमंड बिल्कुल नहीं घबराता और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाता है। वो पीछे छुड़ने वाले सोल्जर्स को भी बचाता है। कई बार जापानी सैनिकों से उसका आमना सामना होता है, पर स्मिटी उसे हर बार बचा लेता है। रात हो जाती है तो आर्मी उसी जगह गड्ढों में रुकती है ताकि अपने कब्जे को कायम रख सके। होवेल कहता है कि बाहर अकेले जाना खतरों से खाली नहीं है, पर डेसमंड अभी भी घायल सैनिकों को ढूंढना चाहता था। होवेल उसे हाँ कर देता है और स्मिटी को उसे कवर देने के लिए भेजता है। डेसमंड 2-3 सोल्जर्स को और बचा के लाता है और गड्ढे में स्मिटी के साथ बैठता है। स्मिटी के दिल में अब डेसमंड के लिए सम्मान था। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ डेसमंड उसे बताता है कि वो हथियार क्यों नहीं पकड़ता है। एक रात टॉम जब उसकी माँ को मारता है तो तंग होकर वो टॉम का सामना करता है और उस पर बंदूक तान देता है। इससे उसका पिता घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है, जिससे डेसमंड को लगता है कि उसने अपने दिल में पिता की हत्या कर दी है। इसके बाद वो संकल्प लेता है कि वो कभी हथियार हाथ में नहीं लेगा। यहाँ स्मिटी बताता है कि उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा और उसकी माँ ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। अगली सुबह जापानीज आर्मी काउंटर अटैक करती है, जिससे अमेरिकन को उठने का समय नहीं मिलता। होवेल सभी को पीछे आने के लिए कहता है क्योंकि नेवी अब उनकी मदद के लिए आ चुकी थी। बदकिस्मती से स्मिटी मारा जाता है और डेसमंड उसे सेफ जगह नहीं ले जा पाता। अमेरिकन आर्मी के पास नीचे उतरने के अलावा अब कोई चारा नहीं था, पर डेसमंड वही रुकता है क्योंकि उसे एक आदमी की चीख पुकार सुनती है। ग्लोवर सभी बचे सैनिक को वहां से भेज देता है और सिर्फ नजर रखने के लिए वहां कुछ बंदे छोड़ता है। डेसमंड जंग के मैदान से जितने घायल सैनिक बाहर ला सकता था घसीट कर बाहर लाता है और रस्सी की मदद से पहाड़ से नीचे उतारता है। दूसरी ओर आर्टिलरी रोक दी जाती है क्योंकि वहां होवेल और काफी अमेरिकन सोल्जर अभी भी मौजूद थे। डेसमंड हार नहीं मानता। वहां घायल सैनिक जो नीचे उतारे जा रहे थे उन्हें लाने के लिए गाड़ियां भेजी जाती है। थोड़ी देर बाद जापानीज सोल्जर उसके और करीब आते हैं। उसे एक घायल सोल्जर दिखता है जिसे वो मिट्टी में छुपा देता है और खुद को एक लाश से ढककर अपनी जान बचाता है। थोड़ी देर बाद वो उस सोल्जर को मिट्टी से निकालकर रेस्क्यू करता है। वहीं कैप्टन रिफोर्समेंट की डिमांड करता है। डेसमंड उस सैनिक को छोड़कर वापस बैटलफील्ड पर आ जाता है। इस बार दुश्मन उसे देख लेते हैं। उनसे बचते बचाते वो एक टनल में घुस जाता है। जापानीज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस टनल का इस्तेमाल करते थे। वहां उसे एक घायल दुश्मन मिलता है, पर डेसमंड मानवता दिखाते हुए उसके मरहम पट्टी करता है। जब वो टनल से निकलता है तो रात हो चुकी थी, पर वो कहाँ रुकने वाला था। वो अपने साथियों की जान बचाता है और यहाँ तक कि कुछ जापानीज सैनिक को भी नीचे पहुँचा देता है। अगली सुबह ग्लोवर बहुत सारे घायल सैनिकों को देखकर दंग रह जाता है जिन्हें आधी रात को बचाया गया था, और जिस सोल्जर को ये लोग कायर समझ रहे थे उसी ने इनकी जान बचाई थी। डेसमंड अंततः होवेल को ढूंढ लेता है। उसके साथ एक और सोल्जर था। सोल्जर को छोड़ने के बाद डेसमंड होवेल को लेने आता है।
एक दुश्मन स्नाइपर उसे देख लेता है और उसे गोली मारता है, पर हेलमेट के कारण वो बच जाता है। होवेल के पास अभी भी कुछ गोलियां बची थी। डेसमंड फिर से उठकर भागता है, जिससे होवेल को स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद डेसमंड उसे घसीट कर ले जाता है और होवेल अपने पीछे आने वाले जापानीज सोल्जर को शूट करता है। होवेल को नीचे की ओर उतारकर डेसमंड भी छलांग लगा देता है और जो जापानीज सोल्जर चोटी पर आते हैं उन्हें कैप्टन और उसके आदमी शूट कर देते हैं। सब लोगों को नीचे उतारा जाता है। डेसमंड को भी बहुत सम्मान के साथ मिलिट्री टेंट में लाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके अलावा यहाँ कोई मेडिक नहीं बचा है। बाद में कैप्टन उसके पास आता है और अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो बताते हैं कि हम कल भी चोटी पर जाएंगे, तुम अगर साथ होते तो हमें बहुत अच्छा लगता, पर कल शनिवार है और तुम्हारा प्रेयर डे है। डेसमंड जाने के लिए हाँ कर देता है और बाकी टीम उसके प्रेयर खत्म होने का इंतजार करता है। अमेरिकन अचानक जापानियों पर हमला करते हैं और जैसे कि डेसमंड टनल देख चुका था, लड़ाई उनके फेवर में जाने लगती है। कुछ जापानीज सोल्जर सरेंडर करते हैं, पर यह सब उनका दिखावा था। उनके हाथ में ग्रेनेड थे और वो अमेरिकन आर्मी के ऊपर ग्रेनेड फेंक देते हैं। उन्हें वहीं गोलियों से भून दिया जाता है, पर एक ग्रेनेड को अपनी टीम से दूर करते समय डेसमंड घायल हो जाता है। डेसमंड को स्ट्रेचर पर डालकर उसके साथी लड़ाई से दूर ले जाने लगते हैं। उसकी बाइबल कहीं गिर गई थी, वो उसे वापस ला कर दी जाती है। अमेरिकन जंग जीत जाते हैं और जापान का लीडर अपनी गलतियों के कारण खुद को खत्म कर लेता है। डेसमंड ने हेक्सारिज पर 75 सैनिकों की जान बचाई थी। वो पहला मेडिक था जिसे मेडल ऑफ ऑनर मिला था। डोरोथी की मौत तक डेसमंड उसके साथ रहता है। सन 2006 में 87 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीज हिंदी को। धन्यवाद।